Hello everyone and welcome to my YouTube channel Learn with Shruti. We have studied first two chapters of Standard 10th History. First chapter Early Trade Activities and the second chapter The Age of Industrialization. Now we are going to start with the third chapter Post-Industrialization Age. Post-Industrialization Age इसका मतलब है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है उसको हम नॉइजी रेवोल्यूशन कहते हैं। नॉइजी रेवोल्यूशन क्यों कहते हैं? तो कारखानों का आवाज़ हर जगह से सुनाई देने लगा। नाउ दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड टू अ रेडिकल चेंज। इट चेंज द पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। इसने पूरी तरह से पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक ढांचे को ही बदल दिया। इट डिड नॉट लेफ्ट एनी पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी अनटच्ड। द चेंजेस वर वेरिड इन नेचर एंड टूक प्लेस एट डिफरेंट लेवल्स। इसका मतलब है ये जो चेंजेस हैं वो अलग अलग प्रकार के थे और अलग अलग स्तरों पर हुए। नाउ वी विल सी डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से कौन कौन से बदल हुए? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड टू फैक्ट्री सिस्टम एंड अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने की वजह से अलग अलग कारखाने हुए। इन कारखानों में लोग काम करने के लिए जाने लगे। पहले घर पर वस्तुएं बनती थी लेकिन अभी घर और काम करने की जगह अलग अलग हुई, तो उसको हम फैक्ट्री सिस्टम कहते हैं। और दिस फैक्ट्री सिस्टम लेड टू अर्बनाइजेशन, मतलब उसका शहरीकरण हुआ। इंडस्ट्रियल एरियाज बिकेम सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। जहाँ पर ये इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित हुए वो सभी सेंटर्स हो गए जहाँ पर वस्तु का उत्पादन होने लगा। नाउ दिस प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट। ये जो इंडस्ट्रियल एरियाज थे, ये जो फैक्ट्रीज बने, उन्होंने लोगों को जॉब दिए, एम्प्लॉयमेंट दिए, मतलब नौकरियां दे दी। क्योंकि नौकरियां मिलती थी इसलिए गांवों से लोग शहरों में जाने लगे। दिस मीन्स इट अट्रैक्टेड द पीपल। नाउ अट्रैक्टेड का मतलब क्या है कि लोगों को आकर्षित किया इन इंडस्ट्रीज ने। क्यों आकर्षित किया? क्योंकि वहाँ पर लोगों को नौकरियां मिलती थी। दिस लेड टू द ओवर क्राउडिंग, क्योंकि गाँवों से लोग जाकर शहरों में रहने लगे जिसकी वजह से शहरों की लोक संख्या बढ़ने लगी। एग्जाम्पल मैनचेस्टर एंड लीड्स, ये दो शहर ऐसे हैं जिन्होंने ओवर क्राउडिंग को विटनेस किया। और ये ओवर क्राउडिंग होने की वजह से इट पुट प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उस पर लोगों का जो भार था वो बढ़ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर कम पड़ने लगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड टू द राइज ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हुई। कैपिटलिस्ट का मतलब है उद्योगपति, जिनके हाथों में पैसा होता था, जो कारखानों के मालिक होते थे, उनको हम कैपिटलिस्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से यह कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गई, कारखाने के मालिक महत्वपूर्ण हो गए। अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के बाद टू क्लासेस हैज इमर्ज्ड इन द सोसाइटी एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। Now these two classes are very important from the point of view of examination. They are capitalist and laborers. The question is often asked, which two classes had emerged in society as a result of industrial revolution? Capitalist and laborers. Laborers had to work for low wages. Now again this question is also very important, which is asked for give reason. Laborers had to work for low wages. Why? Because there was no access to the ownership of the means of production. मतलब जो मशीनरी होती थी वो पूरी की पूरी मशीनरी मालिक की होती थी, उन पर कामगारों का कोई अधिकार नहीं होता था। और कैपिटलिस्ट वांटेड टू अर्न अ ह्यूज प्रॉफिट, क्योंकि उनको प्रॉफिट कमाना था, फ़ायदा कमाना था, पैसा कमाना था। इसीलिए ये जो मालिक होते थे वो कामगारों से बहुत देर तक काम करवा के लेते थे। Impact of Industrial Revolution on family life. How was the family life adversely affected by the Industrial Revolution? Low wages earned by the family head. The head of the family earned a very low income. Because of that, all the members of the other family had to search for other source of income. मतलब क्या है कि फैमिली का जो हेड होता है उसको कम पेमेंट मिलता था, जिसकी वजह से बाकी जो फैमिली के मेंबर थे उनको भी कोई ना कोई काम करने के लिए बाहर निकलना ही पड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट है फैमिली लाइफ शेटर्ड, नो टाइम टू स्पेंड विद ईच अदर। क्योंकि सभी घर से बाहर निकलते थे और घर वापस आने का सभी का एक टाइम नहीं था, इसीलिए एक दूसरे को मिलना बहुत ही कम होता था। इसको कहते हैं हम फैमिली लाइफ शेटर्ड, मतलब फैमिली लाइफ तितर बितर हो गई थी
और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं मिलता था। चिल्ड्रंस वर सेंट टू वर्क और लेफ्ट अलोन। एक तो या तो बच्चे काम करने के लिए जाते थे या तो फिर उनको घर पर अकेले ही रहना पड़ता था। सो चिल्ड्रन वर सेंट टू वर्क और लेफ्ट अलोन एट होम। चिल्ड्रंस वर नेग्लेक्टेड एंड दिस गिव राइज टू स्ट्रीट चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस वर नेग्लेक्टेड, इसका मतलब है कि उसको कोई देखता नहीं था या उनकी तरफ ध्यान देने के लिए माँ बाप को वक्त नहीं रहता था, जिसकी वजह से दिस गिव राइज टू स्ट्रीट चिल्ड्रन। स्ट्रीट चिल्ड्रन का मतलब चाहे 10-12 बच्चे मिलकर रास्ते पर निकलते थे। चिल्ड्रंस गॉट इन्वॉल्व इन इलीगल एक्टिविटीज़। चिल्ड्रंस गॉट इन्वॉल्व इन इलीगल एक्टिविटीज़ का मतलब है कि जो गैर कानूनी काम है वो बच्चे करने लगे, क्योंकि उनके ऊपर किसी का भी प्रेशर नहीं रहता था या किसी का ध्यान देने के या उनके ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं था। नो प्रॉपर वेंटिलेशन और सैनिटरी फैसिलिटीज़। दिस वर्कर्स हैड टू लिव इन अ डिंजी हाउसेज, जहाँ पर कोई सैनिटेशन नहीं था या फिर वेंटिलेशन भी उनको या जो हम फ्रेश हवा कहते हैं वो भी उनको मिलना नसीब नहीं होता था। सो नो प्रॉपर वेंटिलेशन और सैनिटरी फैसिलिटीज़। अनसेफ वर्किंग कंडीशन, जहाँ पर वो काम करते थे वो जो काम करने की जगह थी वो सेफ नहीं थी, सुरक्षा की दृष्टि से वो अच्छी नहीं थी। अनसेफ वर्किंग कंडीशन एंड अनहाइजेनिक लिविंग वर कॉमन। अनहाइजेनिक का मतलब है जहाँ पर स्वच्छता का कोई ध्यान नहीं रहता था या कि हेल्थ की दृष्टि से वो अच्छा नहीं था। अनहाइजेनिक लिविंग कंडीशंस वर कॉमन। इंडस्ट्रियलाइजेशन ट्रांसफॉर्म द कंसेप्ट ऑफ लेजर। लेजर का मतलब होता है फ्री टाइम। कंसेप्ट ऑफ लेजर इट चेंज फॉर रिच एंड मिडिल क्लास। अभी जो रिच लोग होते थे दे वर हैविंग एम्पल टाइम at their disposal and they involve themselves in various activities during the free time. अभी जो रिच लोग होते थे उनके पास बहुत सारा वक्त रहता था and they involve themselves in the various activities during this free time. मतलब ये जो फ्री टाइम होता था उस समय पर वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में भाग लेते, जैसे कि कॉफ़ी हाउस में जाना, कॉफ़ी पीना, सिनेमा देखना वगैरह वगैरह। In the post-industrial society, due to the scientific and technological development, there was a change in the concept of leisure for the rich and the middle class. चाइनीज इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग। जो प्रिंटिंग है, जो आर्ट है प्रिंटिंग का, वो इन्वेंट करने वाला सबसे पहला देश था चाइना। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन गटनबर्ग्स इन द 15th सेंचुरी। जो पहला प्रिंटिंग प्रेस है वो तैयार किया किसने? तो जॉन गटनबर्ग्स इन द 15th सेंचुरी। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी revolutionized the reading habit. Now this is a very important question. A give reason is asked mostly for 2 marks. Printing technology revolutionized the reading habit. Before industrial revolution, rich people had ample time. मतलब रिच लोगों के पास बहुत सारा वक्त रहता था और वे अपना समय किताबें पढ़ने में बिताते थे। उनके पास पैसा भी होता था किताबें खरीदने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, हाथों से किताबें लिखी जाती थी तो किताबें बहुत महंगी रहती थी। तो जो रिच लोग होते थे उनके पास पैसा रहता था और वो किताबें पढ़ते थे। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद जो बुक्स है वो ईजिली अवेलेबल होने लगे। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। सो बुक्स वर ईजिली अवेलेबल, दे वर चीप। चीप मतलब सस्ते भी हो गए क्योंकि बहुत सारे मात्रा में बुक्स प्रिंट होके निकलने लगे। Printing technology also promoted the circulation of newspapers, which became a tool to spread and exchange the ideas among the people as well as the nation. Now, newspapers is like a tool. They can spread the ideas and exchange the ideas through the newspapers. Since the newspapers was widely read by the people, the ideas can be easily reached to the people. मतलब न्यूज़पेपर जो हैं वो बहुत सारे लोग पढ़ते थे, इसके माध्यम से हम हमारे विचार लोगों तक पहुंचा सकते थे आसानी से। इट हेल्प इन स्प्रेडिंग द नेशनलिस्टिक आइडियाज़। वह समय था जिस समय भारत पर अंग्रेज़ों का राज था और भारत में स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। तो इस दृष्टि से अपने विचार, राष्ट्रीय भावना, राष्ट्र प्रेम जगाने के लिए न्यूज़पेपर्स का उपयोग होने लगा। It helped in spreading the nationalistic ideas. It made the people aware of the exploitation of India's wealth and resources. किस प्रकार से अंग्रेज भारत का धन और भारत के रिसोर्सेस लूट रहे थे
इसकी जानकारी लोगों को न्यूज़पेपर के द्वारा मिलने लगी। तो इस प्रकार से न्यूज़पेपर का उपयोग उस ज़माने में होने लगा जिस समय पर भारत पर अंग्रेज़ों का राज था और भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। Now we will see the contribution of Rajaram Mohan Roy. You can see the picture of Rajaram Mohan Roy, a great social reformer of India. Now this great social reformer published 3 newspapers in the first half of the 19th century. मतलब राजाराम मोहन रॉय ने 3 न्यूज़पेपर पब्लिश किए 19वीं सदी में। Out of these 3, संवाद कौमुदी remain in circulation for a longer period of time. मतलब संवाद कौमुदी बहुत देर तक चला and संवाद कौमुदी gained popularity. Why? Because it contained articles which gave the real picture of the conditions of the Indian society. मतलब संवाद कौमुदी में जो आर्टिकल छपते थे वो भारत की सच्चाई को दर्शाते थे एंड द एक्सप्लॉयटेशन एंड ह्यूमिलिएशन विच द इंडियन पीपल हैड टू फेस इन द कॉलोनियल इंडिया। किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार भारत के लोगों पर अत्याचार करती थी, अन्याय करती थी, इसको भी लोगों के सामने लाते थे। डज मार्क द बिगिनिंग ऑफ इंडियन जर्नलिज्म इन द कॉलोनियल इंडिया। इस राजाराम मोहन रॉय इज सेड टू बी द फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म। The newspapers were largely used by the commercial class of traders. Now, why traders were using the newspapers? First point, to advertise their product. They can advertise the product. Secondly, by advertising, they can increase their sale because the newspapers were read by a large number of people. बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे और जाहिरात करने से लोगों तक यह इंफॉर्मेशन पहुंच जाती थी कि कौन कौन से नए उत्पादन आए हैं। सेकेंडली, द एडवर्टीजमेंट वर ऑल्सो प्रीफर्ड बाय द पब्लिशर्स। जो पब्लिशर्स थे वो भी एडवर्टीजमेंट प्रीफर करते थे। क्यों करते थे? बिकॉज इट वॉज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम। सोर्स ऑफ इनकम का मतलब उनको भी पैसा मिलता था एडवर्टीजमेंट का। सो देयरफॉर द न्यूज़पेपर्स वर यूज्ड बाय द कमर्शियल क्लास ऑफ ट्रेडर्स। Now we shall see authors and novels. In the post-industrialized society, a number of publishing houses were established and they started publishing different novels written on different subjects ranging from fiction to social themes. For example, author Charles Dickens, he wrote Oliver Twist. Jonathan Swift wrote Gulliver Travels. H.G. Wells wrote The Invisible Man. Jane Austen wrote Pride and Prejudice. Emile Bronte wrote Wuthering Heights. The novels were also written in India, such as Bankim Chandra Chatterjee wrote Anandamath. Mulk Raj Anand wrote Coolie. R.K. Narayan wrote Malgudi Days. Gurudev Rabindranath Tagore wrote Gitanjali. Now all these authors and the novels, you have to remember the question may be asked for 1 mark or for fill in the blank. So these novels and their authors are very important from the point of view of examination. You may get half mark question or 1 mark question. So to conclude, we can say that the post-industrialized society witnessed emergence of new political ideas. Writings of the French authors like Montesquieu, Rousseau and Voltaire had resulted in the French Revolution, which is considered as a major event in the world history. Intellectual awakening had played a major role in bringing about the nationalistic movement in Asia and Africa. Major transformation changed the societies. It recognized the rights and the privileges of every person. It marked the beginning of modern age. So students, with this we have completed third lesson of Standard 10th History, the post-industrialization age. I hope you are all enjoying my videos, which will definitely benefit you. If you like my videos, please subscribe to my channel, share with your friends, like and comment. Thank you. Have a good day.